किसी गांव में सिंड्रेला नाम की लड़की अपनी चाची उर्मिला और चचेरी बहन पायल के साथ रहती थी, जो सिंड्रेला को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सिंड्रेला की चाची और पायल उस पर बहुत जुल्म करते थे, उससे घर का सारा काम कराते। सिंड्रेला उनके घर सिर्फ नौकरानी बनकर रह गई थी। एक दिन गांव में घोषणा होती है। उस घोषणा में बताया जाता है कि एक सभा होने वाली है। उस सभा में तमाम नौजवान लड़कियों को बुलाया था। उस सभा में जो लड़की राजकुमार को पसंद आएगी, राजकुमार उसी को अपनी राजकुमारी बनाएगा। एक दिन पायल अपनी माँ से कहती है, माँ, सभा होने वाली है, मैं क्या पहनूं? मेरी बेटी, तू चिंता मत कर, मैं आज ही तेरे लिए सुंदर सा 50,000 का लहंगा ले आऊँगी। सभा में तू ही सबसे ज़्यादा सुंदर लगेगी। देखना, राजकुमार तुझे ही पसंद करेंगे और तुझसे ही शादी करेंगे। अच्छा बेटा, मैं तेरे लिए लहंगा लेकर आती हूँ। सिंड्रेला उनकी बातें सुन लेती है। चाची जी, बाजार जा रही हो? मेरे लिए भी सस्ती सी फ्रॉक ले आना, मेरे सारे कपड़े फट गए हैं, मैं सभा में क्या पहन के जाऊंगी? पायल जोर जोर से हंसने लगती है। पायल कहती है, अरे पागल, राजकुमार को अपने लिए चाहिए, तेरी जैसी नौकरानी नहीं, तेरा वहाँ पर कोई काम नहीं। राजकुमार तो तुझ जैसी लड़की को अपने यहाँ पर नौकरानी भी ना रखें। पर सभा में तो तमाम लड़कियों को बुलाया है ना। अरे कलमुही, करम जली, जन्म लेते ही तो सबको खा गई, अब सभा में जाकर राजकुमार की जिंदगी खराब करना है। तूने आज के बाद इस घर से बाहर कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन तमाम लड़कियां सभा में चली जाती हैं और सिंड्रेला की चाची उसको अंधेरे कमरे में बंद करके पायल के साथ सभा में चली जाती है। माँ, मुझे अंधेरे से डर लगता है। माँ, पिताजी, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? क्या मैं आपको पसंद नहीं थी? मैं इतनी बुरी हूँ, किसी को पसंद नहीं। चाची को ऐसा करती है कि मैं उनकी दुश्मन हूँ। आखिर माँ, क्यों मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है? मेरी क्या गलती है? तभी वहाँ पर एक सुंदर सी राजकुमारी प्रकट होती है। उठो सिंड्रेला, रो नहीं, मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है। तुम इस दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की हो और तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। मेरे साथ आओ। फिर इस तरह परी अपने साथ सिंड्रेला को बाहर ले आती है और अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला पर जादू करती है। जादू करते ही सिंड्रेला नौकरानी से राजकुमारी में बदल जाती है। सिंड्रेला सभा में चली जाती है। सिंड्रेला तमाम लड़कियों से सुंदर लग रही थी। राजकुमार सिंड्रेला को पसंद कर लेते हैं और सिंड्रेला के साथ डांस करते हैं। सिंड्रेला और राजकुमार डांस कर रहे थे, तभी 12 बज जाते हैं। सिंड्रेला को परी की बातें याद आ जाती है। सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है, लेकिन सिंड्रेला की एक सैंडल वहीं पर रह जाती है। राजकुमार हर जगह सैंडल वाली लड़कियों को ढूंढ रहे थे। वो सैंडल गांव में भी लड़की को पूरी नहीं आती। राजकुमार के सेवक पायल के घर जाते हैं। पायल जब वो सैंडल पहनती है तो उसको पूरी नहीं आती। अब सिंड्रेला उस सैंडल को पहनती है तो वो सैंडल सिंड्रेला को पूरी आ जाती है। राजकुमार सिंड्रेला से शादी कर लेते हैं और सिंड्रेला महल में खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, पेट में जादुई आम का पेड़। सोनपुर गांव में रानी और सोमिया नाम की 2 अनाथ बहनें रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। वे पास के जंगल से जाकर फल और लकड़ियां तोड़कर उन्हें बाजार में बेचा करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा होता था। एक दिन सोमिया हाथ में कुल्हाड़ी लिए अपनी दीदी रानी की राह देख रही थी। दीदी, कितनी देर लगा रही हो? अभी तक आपको अपनी फलों की टोकरी नहीं मिली क्या? जल्दी आओ ना दीदी। तभी रानी हाथ में फलों की टोकरी लेकर घर से बाहर आई। इतना चिल्ला क्यों रही हो सोमिया? भूल गई क्या? जब 2 दिन पहले तो इतना देर तक मुझे जंगल में इंतजार करवाई थी, तब मैं भी तो रुकी थी ना तुम्हारे लिए।
कि मैंने तुझे कुछ कहा उसके लिए? टोकरी मिलती तभी आती ना। दीदी, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। कुछ दिनों पहले जब एक तूफानी हवा चली थी तो उसमें एक बड़ा सा आम का पेड़ उखड़कर गिर गया था, याद है ना? हाँ, याद तो है। पिछले 2 दिनों से हम उसी पेड़ की सूखी डालियाँ और फल तोड़कर बेच रहे हैं। उसी पेड़ के फल तो हम खाते हैं। वही तो दीदी, अगर हम जल्दी नहीं गए तो हमसे पहले कोई और जाकर सारे फल तोड़ लेंगे। फिर ना तो हमें फल मिलेगा ना ही लकड़ियाँ। फिर तो हमें बहुत दिक्कत होगी दीदी। अब चलो जल्दी। ऐसी ही बातें करते हुए दोनों बहन जंगल की तरफ चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों बहन उसी गिरे हुए आम के पेड़ के पास पहुंच गई। उसके बाद दोनों बहनों ने उस पेड़ के डाल को काटने की सोची और फिर सोमिया अपनी कुल्हाड़ी से आम के पेड़ के हरे भरे डाल को काटने लगी। ये देखकर रानी बहुत ही दुखी हो गई। रुक जाओ सोमिया, इस हरे भरे डाल को मत काटो। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम सिर्फ सूखे हुए पेड़ काटते हैं ना, ये तो हरा भरा है, इसे मत काटो। ओफो दीदी, आज आपको क्या हो गया है? अब इसमें बुरा लगने की कौन सी बात है? अरे ये एक पेड़ ही तो है और पेड़ का काम ही है कि वो हमें फल दे और लकड़ियाँ दे। नहीं सोमिया, माँ कहती थी कि पेड़ में भी जान होती है और इस पेड़ में अब भी जान बाकी है। देखो तो ये पेड़ कितना हरा भरा है। दीदी, ये सब कुछ नहीं होता है। मुर्गी और मछली में भी तो जान होती है, फिर भी लोग उसे मार कर खाते हैं ना। बताओ। देखो सोमिया, हम सूखी लकड़ी से भी तो काम चला सकते हैं ना। इस हरे भरे पेड़ को काटने की क्या जरूरत? एक काम करते हैं, हम इस पेड़ के सारे आम तोड़ लेते हैं, उसे बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। तुम अब पेड़ काटना बंद करो। पर सोमिया अपनी दीदी की बात को अनसुना कर अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ के डाल पर वार करने लगी। पता नहीं तुम्हें ये अचानक क्या हो गया? ये देखो, मैं काट रही हूँ, पेड़ को कहाँ दर्द हो रहा है? रानी उस पेड़ से आम तोड़ने लगी, लेकिन दोनों बहन इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि वो पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं बल्कि मायावी पेड़ है। उन दोनों बहनों की बातें पेड़ सुन रही थी और पेड़ ने मन ही मन कहा, बार बार कुल्हाड़ी की वार से पेड़ को कितना दर्द होता है। इस बात का अंदाजा सोमिया को करवाना होगा, तभी ये किसी की जान की कीमत समझ पाएगी। जिसे खुद के प्राणों की कीमत समझ में आए, वही दूसरों की प्राणों की कीमत समझ सकता है। फिर उस पेड़ से एक धुआं निकला और वो रानी द्वारा इकट्ठा किए हुए एक आम के अंदर चला गया। दोनों भाई बहन फल और लकड़ियाँ लेकर गांव के गली गली जाकर उसे बेचने लगे। आखिर में एक बड़ा सा आम नहीं बिका, जिसे लेकर रानी और सोमिया अपने घर चले गई। सोमिया को बहुत भूख लगी थी, इसलिए टोकरी में बचा एक आम वो खा लेती है। सोमिया का पेट भर गया और फिर दोनों बहन खाना खाकर सो गए। लेकिन अगली सुबह जब सोमिया ने अपनी आंखें खोली तो वो हैरान रह गई। उसके पेट से आम का पेड़ बाहर निकला हुआ था, जिसे देखकर सोमिया बहुत ज्यादा घबरा गई। दीदी, दीदी कहाँ हो दीदी? जल्दी से मेरे पास आओ। दीदी देखो ना, ये क्या हो गया दीदी? सोमिया की आवाज सुनकर रानी जल्दी से सोमिया के पास आती है और सोमिया के पेट पर उगे आम के पेड़ को देखकर वो दंग रह गई। सोमिया, मेरी बहन, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे पेट में आम का पेड़ कैसे उग गया? तू चिंता मत कर, मैं अभी किसी को बुला कर लाती हूँ। नहीं दीदी, मुझे अभी हॉस्पिटल ले चलो, मैं इस आम के पेड़ के साथ नहीं जी पाऊंगी। दीदी मुझे सही कर दो दीदी, प्लीज दीदी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो दीदी। सोमिया रोए जा रही थी। सोमिया की ये हालत देखकर रानी उसे अस्पताल ले जाती है। पेट में पीड़ लिए सोमिया को चलने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी। रास्ते में जो लोग भी उसे देखते हंसने लगते। रानी जल्द ही उसे गांव के ही एक अस्पताल में ले जाती है। डॉक्टर ने जैसे ही सोमिया के पेट में उगे उस आम को पेड़ को देखी, वो शॉक्ड रह गई। व्हाट? ये क्या है? ये कैसे हो गया? डॉक्टर साहिबा, मेरी जान बचा लो डॉक्टर साहिबा, मैं रात में एक आम खाई थी और मेरे पेट में ये आम का पेड़ उग गया। आम तो हम भी खाते हैं, पर आम का पेड़ तो हमें से किसी के पेट में नहीं उगा। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया? ओफो, अब इस आम के पेड़ को निकालने के लिए ना जाने कहां से मुझे तुम्हारा पेट काटना पड़ेगा, ये मुझे भी नहीं पता। दिस केस इज वेरी क्रिटिकल, इसे मैं नहीं कर सकती।
मैं क्या, दुनिया की कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये आम का पेड़ तुमसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए वो तुम्हारे पेट में उगा है। डॉक्टर की बात सुनकर रानी और सौम्या ने कुछ देर सोचा और अस्पताल से अपने घर वापस आ गए। और फिर रानी सौम्या को लेकर उसी जंगल में उस आम के पेड़ के पास पहुंच गई, जिसका आम सौम्या ने खाया था। रानी और सौम्या वहां जाकर हाथ जोड़कर उस आम के पेड़ से विनती करने लगे। तब उस मायावी आम के पेड़ ने कहा, सौम्या, जब डॉक्टर ने तुम्हें ये कहा कि तुम्हारे पेट को जगह जगह से काटने पर भी तुम्हारे पेट का ये आम का पेड़ नहीं निकल पाएगा, तो तुम्हें कितना दुख हुआ। तुम जब मुझ पर अपनी कुल्हाड़ी से बिना सोचे समझे वार करती हो, तब मुझे भी इतना ही दर्द होता है। यही समझाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। पेड़ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ आ गया है कि हर किसी के अंदर जान होती है, हमें ऐसे किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। मैं अब कभी भी हरे भरे पेड़ को नहीं काटूंगी, बल्कि मैं अब किसी को भी हरे भरे पेड़ काटने भी नहीं दूंगी। हाँ पेड़ जी, मेरी बहन को माफ कर दीजिए, उससे अनजाने में भूल हो गई। उसके बाद उस आम के पेड़ ने सौम्या को पहले की तरह कर दिया। दोनों बहन उस आम के पेड़ का धन्यवाद कर अपने घर आ गई। उस दिन के बाद से दोनों बहनें पेड़ की सेवा करने लगी। वे रोज उसमें पानी डालते, समय समय पर खाद डालते। कुछ ही दिनों बाद उसके आंगन में एक जादुई आम का पेड़ उगा। उस पेड़ में बहुत ही मीठे मीठे आम लदे हुए थे। उस पेड़ की खासियत ये थी कि उस पर से आम कभी भी खत्म नहीं होता था। अब तो दोनों बहन उस जादुई आम के पके हुए आम बेचकर अपना गुजारा करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में रोशनी और रिया नाम की लड़की अपनी चाची विमला के साथ रहते थे। विमला की एक बेटी थी जिसका नाम पिंकी था। वो दोनों माँ बेटी रिया और रोशनी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे और इनसे घर का सारा काम कराते थे। इसी तरह एक दिन, अरे रिया की बच्ची कहाँ मर गई? रिया वहाँ पर आती है। जी चाची, आपको क्या काम है? सुन, मेरी बेटी का पिज़्ज़ा खाने का दिल है, ये ले पैसे और पिज़्ज़ा लेकर आ। और हाँ, एक्स्ट्रा चीज़ वाला पिज़्ज़ा लाना। चाची जी, मुझे भी पिज़्ज़ा खाना है, थोड़े और पैसे दे दो चाची, ताकि मैं भी पिज़्ज़ा खा लूँ। तभी उसकी चाची रिया को लाठी से मारती है। चाची मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ चाची मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। जब भी देखो तू मेरी बेटी की चीज़ों पर नज़र लगाती रहती है। जा यहाँ से और मेरी बेटी के लिए गरम गरम पिज़्ज़ा लेकर आ। रोते रोते रिया वहाँ से चली जाती है। माँ, पिताजी, आप हम दोनों को अकेला छोड़कर क्यों चले गए? चाची ने मेरी और दीदी की ज़िंदगी नर्क बना दी है। पैसे लेकर जा रही होती है, तभी एक चोर आता है जो रिया के सारे पैसे लेकर भाग जाता है। रिया उस चोर के पीछे भागती है। चोर चोर, अरे कोई तो पकड़े इस चोर को, ये मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो चोर रिया के सारे पैसे लेकर भाग गया था। अब मैं क्या करूं? अगर पिंकी के लिए पिज़्ज़ा ना लेके गई तो चाची मुझे बहुत मारेगी, मेरी बातों पर विश्वास भी नहीं करेगी। अब मैं क्या करूं? रिया पिज़्ज़े की दुकान पर जाती है। अंकल, मुझे एक्स्ट्रा चीज़ पिज़्ज़ा दे दो। अच्छा बेटा, लाओ पैसे दो। अंकल, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अरे पैसे होते नहीं चले आते हैं क्या? मैं यहाँ पर फ्री में खाना बांट रहा हूँ जो तुम मुँह उठाकर पिज़्ज़ा लेने आ गई। चल भाग यहाँ से, जब पैसे हों तब आना पिज़्ज़ा लेने। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। रिया रोते रोते घर आ जाती है। अरे कल मुही, इतनी देर कहाँ लगा दी? ला मेरी बेटी का पिज़्ज़ा दे। चाची वो पिज़्ज़ा, क्या पिज़्ज़ा लगा कर रखा हुआ है? चाची, चोर मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया, मैं पिज़्ज़ा नहीं खरीद पाई, मुझे माफ़ कर दीजिए चाची।
अरे माँ, ये कितना झूठ बोल रही है। इन पैसों से खुद पिज़्ज़ा खा गई होगी। दोनों माँ बेटे रिया की बहुत पिटाई करते हैं। आज पूरे दिन तुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। जा, अंदर जा और घर के सारे काम खत्म कर। रिया रोते रोते रोशनी के पास जाती है। क्यों रो रही हो मेरी प्यारी बहन? रिया सारी बात रोशनी को बताती है। रो मत, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हमें इन लोगों से कैसे छुटकारा मिलेगा? इन लोगों ने हमारी जिंदगी नर्क बना कर रखी है। रिया तू चिंता मत कर, कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों बहनें घर का सारा काम करती हैं। थोड़ी देर बाद रोशनी अपनी चाची के पास जाती है। चाची, घर का सारा काम ख़त्म कर लिया है, हमें खाना दे दो और मुझे रिया का खाना भी दे दो। रिया छोटी है चाची, इससे गलती होगी, उसे माफ़ कर दीजिए, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। माँ, इस रिया की बच्ची को बिल्कुल खाना नहीं देना। मेरा पिज़्ज़ा भी खा आई है। बिल्कुल खाना नहीं देना, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। पिंकी, ऐसे मुंह ना फुला। मैं इस पिज़्ज़ा चोर को बिल्कुल खाना नहीं दूंगी। ये पकड़ रोटी और जा यहाँ से। आज रिया को खाना नहीं मिलेगा, नहीं तो आज से मैं तेरा खाना भी बंद कर दूंगी। अरे रिया, मैंने तो खाना खा लिया है। ये तू एक रोटी खा ले और चाची को मत बताना कि मैंने ये रोटी तुम्हें दे दी है। रोशनी दीदी, आप झूठ बोल रही हैं। आपने खाना नहीं खाया और मुझे अपना खाना दे रही हैं। मुझे भूख नहीं है, आप खा लें। नहीं रिया, अच्छा ठीक है, हम दोनों इसे आधा आधा करके खा लेते हैं। आधी रोटी तू खा और आधी रोटी मैं खा लेती हूँ। दोनों बहनें वो रोटी खा लेती हैं और रोटी खाकर सो जाती हैं। फिर अगले दिन, ये लो पैसे, इससे तुम दोनों फल और सब्जी ले आओ। लेकिन आज तुम दोनों बिना चप्पल के जाओगी बाजार, तुम्हारी सज़ा है। लेकिन चाची, बाहर तो इतनी तेज़ धूप है, हम नंगे पैर कैसे जाएंगे बाजार? एक बार जो मैंने बोल दिया, जाओ बाजार सब्जी लेकर आओ, नहीं तो गरम चिमटे से तुम्हारे हाथ जला दूंगी। दोनों बहनें उदास मन से बाजार के लिए जाती हैं। दीदी, मेरे पैर बहुत जल रहे हैं। दीदी, मुझसे नहीं चला जा रहा। बहन, तुम एक काम करो, तुम यहाँ छाँव में बैठ जाओ, मैं बाजार से सब्जी ले आती हूँ। तभी इन दोनों को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। अरे बेटा, मेरी मदद करो, गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या तुम ये सामान मेरे घर तक छुड़वा सकती हो? नहीं बूढ़ी अम्मा, हमारे साथ चलिए, हम आपको घर छोड़ देती हैं। दोनों बहनें उस बूढ़ी अम्मा का सामान लेकर उन्हें घर तक छोड़ देती हैं। तुम दोनों बहनें बहुत अच्छी हो, लेकिन बेटा इतनी गर्मी में तुम नंगे पैर क्यों घूम रही हो? वो दोनों बहनें बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताती हैं। हमारे घर में हमारी चाची हैं, वो हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करती हैं। आज भी उन्होंने हमारी चप्पल हमसे छीन ली और बाजार में हमें नंगे पैर सब्जी और घर का राशन लाने को कहा। तुम्हारी चाची तो बहुत दुष्ट औरत है, ऊपर वाला ऐसी चाची किसी को ना दे। लेकिन बेटा, तुम चिंता ना करो, अब तुम्हारी मदद मैं करूँगी। इसके बाद बुढ़िया इन दोनों को सोने और चांदी की जादुई चूड़िया की नदी के पास ले जाती है। बेटा, ये सोने और चांदी की चूड़ियों की नदी है। ये जादुई नदी, इन दोनों बहनों की मदद करो। तभी सोने और चांदी की जादुई नदी से कुछ चूड़ियाँ निकलकर बाहर आ जाती हैं। बेटा, तुम ये चूड़ियाँ, ये सोने और चांदी की जादुई चूड़ियाँ हैं। ये तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करेंगी। इसके बाद दोनों बहनें अपने घर चली जाती हैं। अब जब भी इनकी चाची इन्हें मारती थी, वो हंसने लग जाती थी। इन दोनों पर इनकी मार का कोई असर नहीं होता और वो दोनों अब अपनी चाची से खाना भी नहीं मांगती थी। वो जाती चूड़ियों की मदद से खाना मांग लिया करती थी। जादुई चूड़ियों से घर का सारा काम बहुत ही जल्दी ख़त्म कर लिया। माँ, आप देख रही हो ना,
आजकल ये दोनों बहनें ज़्यादा ही खुश रहने लगी हैं। वो तो आपसे खाना भी नहीं मांगती, इतने दिन हो गए हैं इन्हें खाना मांगे हुए। घर का सारा काम भी जल्दी कर लेती है। हम दोनों इन्हें कितना मारते हैं, इसके बाद भी ये दोनों हंसती रहती हैं। अरे ऐसा क्या हो गया माँ? बेटा मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चल हम इन दोनों पर नज़र रखते हैं। दोनों माँ बेटी इन दोनों पर दोनों माँ बेटी नज़र रखने लगती हैं। एक दिन जादुई सोने और चांदी की चूड़ियाँ को वो जादू करते हुए देख लेती हैं। माँ इन दोनों के पास जादुई सोने और चांदी की चूड़ियाँ हैं, मुझे भी वो जादुई सोने और चांदी की चूड़ियाँ चाहिए। दोनों माँ बेटी दोनों बहनों के कमरे में जाती हैं और इनसे जादुई चूड़ियाँ छीन लेती हैं और जल्दी से वो चूड़ियाँ पहन लेती हैं। चूड़ियाँ पहनते ही इन्हें जोरदार करने लगता है। हमें कोई मदद करो, हमारी कोई मदद करो, बचाओ बचाओ माँ, ये चूड़ियाँ तो करंट मारती हैं। माँ कुछ करो माँ, इन्हें बाहर निकालो। बच्चों हमारी मदद करो, हमें माफ़ कर दो बेटा। जादुई सोने और चांदी की चूड़ियाँ हमारी चाची और बहन को मत मारो। रोशनी के इतना कहते ही जादुई चूड़ियाँ अपने आप निकलकर बाहर आ जाती हैं। हमें माफ़ कर दो बेटा, हम आज के बाद तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इसके बाद दोनों माँ बेटी रोशनी और रिया के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करने लगती हैं और सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में मीना नाम की लड़की अपनी बहन टीना के साथ रहती थी। उनके माता पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। मीना दिल की बहुत ही अच्छी थी और नेक थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी, लेकिन मीना देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बचपन से मीना का रंग बहुत काला था, लेकिन उधर टीना देखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए टीना मीना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन टीना मीना का मजाक बनाने लगी। मीना को इस बात का बहुत बुरा लगा। मीना उदास होकर बाहर चली गई। वो एक झरने के पास बैठे रो रही थी। उसको एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ जादुई सोने के झरने की थी। सोने के झरने ने मीना को बहुत सारा सोना दिया। सोने से मीना ने एक घर खरीदा। टीना को जब इस बात का पता चला तो वो भी सोने के झरने से सोना लेने गई। वो झरना चांदी के झरने में तब्दील हो गया। इस झरने में टीना फंस कर मर गई। मीना अपने घर में खुशी खुशी रहने लगी।